नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। सरोकार में अक्सर हम रोजमर्रा के जीवन से जुड़े मुद्दों पर बात करते हैं, लेकिन आज बहस में वो मुद्दा जो अक्सर चर्चाओं और बहसों से दूर रहा, मगर जिसकी वजह से हर साल सैकड़ों जानें जा रही हैं। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं जल परिवहन की, जिसकी तरफ दूसरे परिवहन के मुकाबले आज भी बहुत कम ध्यान है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि सालाना औसतन 800 से ज्यादा लोग नौका हादसों में मारे जा रहे हैं। तो क्या है इसकी वजह और कितनी सतर्क हैं हमारी सरकारें? आज चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म के लिए बनी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन सीताराम येचुरी साहब हैं। इसके अलावा असम गण परिषद के नेता और राज्यसभा सदस्य बीरेंद्र वैश्य साहब हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे वरिष्ठ सहयोगी अरविंद सिंह, जो इस पूरे मसले को बहुत गंभीरता से जानते समझते रहे हैं और किताब लिख रहे हैं, आपका भी स्वागत है अरविंद। और इसके अलावा हमारे साथ इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी के चीफ इंजीनियर खरे साहब हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आरपी खरे। तो इस बहस को हम आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट। असम नाव हादसे की तस्वीरें आज भी लोगों के जहन से उतरी नहीं हैं। 30 अप्रैल को हुए हादसे के बाद कई दिनों तक शवों को ढूंढने का काम जारी रहा। एक के बाद एक शवों का निकाला जाना खत्म होने का नाम नहीं लेता। माना जा रहा है कि देश में यह अब तक की सबसे बड़ी नाव दुर्घटना थी। पूर्वोत्तर की जीवन रेखा ब्रह्मपुत्र ने इस हादसे में सैकड़ों बेकसूर लोगों का जीवन ले लिया। हादसे के बाद सरकार ने जांच कमेटी बना दी और अधिकारी एक दूसरे पर जिम्मेदारी थोपते रहे। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री राहत कोष से परिजनों को मुआवजा मिला और अपनों को खो चुके लोगों की चीखें शोर शराबे में दबकर कहीं गुम हो गईं। मगर क्यों हुआ यह हादसा, ये सवाल कहीं दब कर रह गया। ऐसा नहीं कि असम में ये सब अनजाने में हुआ। जो नाव डूबी वो पंचायत की तरफ से चलाई जाने वाली नाव थी और उस पर निर्धारित सीमा से 100 से ज्यादा लोग सवार थे। लेकिन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ फेरीज रूल्स 1968 के मुताबिक किसी बोट को चलाने की इजाजत तभी दी जा सकती है जब उसका रजिस्ट्रेशन सही तरीके से हुआ हो, उसके ड्राइवर और मास्टर ट्रेंड हों, और इस नियम के तहत हिदायत ये भी है कि बोट लोड लाइन से ज्यादा सवारी न उठाए, घाट के आसपास मार्किंग लगाकर खतरनाक एरिया पर न जाएं। इस नियम का पालन न करने वालों का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। फिर भी असम में हर साल हादसे हो रहे हैं और सैकड़ों लोगों की जानें जा रही हैं। मगर असम अकेला राज्य नहीं है। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में ये घटना आम है। अब तक के बड़े नाव हादसों में 25 दिसंबर 2011 को तमिलनाडु के पुलिकट में हुए हादसे में एक ही परिवार के 22 लोगों की मौत हो गई। 30 अक्टूबर 2010 को पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में नाव पलटने से 70 से ज्यादा जानें चली गईं। 11 अक्टूबर 2010 को बिहार के बक्सर में गंगा नदी में नाव पलटने से 36 लोगों की मौत हो गई। इसी साल यानी 14 जून 2010 को उत्तर प्रदेश के बलिया में नाव डूबने से 62 लोगों की जानें गईं। और सितंबर 2009 में बिहार के खगड़िया जिले में बागमती नदी में हुई नाव दुर्घटना में 56 लोग मारे गए। ये हाल के सालों में हुए बड़े नाव हादसे हैं जो फाइलों में दर्ज हैं और चर्चाओं में कुछ जगह पा सके। लेकिन बहुत सारे ऐसे हादसे भी हैं जो कभी रिपोर्ट नहीं हो सके। कहने को देश में अंग्रेजों के जमाने का इनलैंड वेसल्स एक्ट 1917 है। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी पिछले 2.5 दशक से केंद्र सरकार के शिपिंग मंत्रालय के तहत काम कर रही है, लेकिन उसके अधिकार भी सीमित हैं। मंत्रालय का कहना है कि उनके अधिकार में फेरी सेवाएं नहीं आती और ये जिम्मेदारी राज्यों की है। हालांकि इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 14,500 किलोमीटर के जलमार्ग की सुरक्षा, विकास और उसके लिए नियम तय करने का अधिकार है। अब सवाल ये है कि जब कानून है और जब नियम की अनदेखी आंखों के सामने हो रही है, तो फिर इसके लिए जिम्मेदार लोगों को सजा क्यों नहीं मिल पा रही? और सबसे बढ़कर आम आदमी की जान से क्यों हो रहा है ये खिलवाड़?
बहस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बीरेंद्र वैश्य, आपसे शुरुआत करेंगे। आप असम से आते भी हैं और असम में हाल की दुर्घटना ये बताती है कि कितनी बड़ी समस्या ये है, लेकिन आखिर नाव दुर्घटनाओं को संजीदगी से लिया क्यों नहीं जाता? एक बार देख लीजिए, असम से सबसे बड़ा मुद्दा है lack of infrastructure problem. The route communication and route connectivity is very poor in our region, and railway connectivity also very pathetic. Brahmaputra, mighty Brahmaputra is covered entire northern part and southern part of the Assam. It is about 1200 kilometers. Actually, most problem, whatever problem is facing by us, there is certain area, not more than 25% area. Water transport is the only option of movement of transport. In this area, there is no route, there is no bridge over the river. So only option is the water transport. But problem is that all the boat, ferry, which you are used is those area, very old, it is not modernization, and without safety, the boat and ferry are running there. Even without life jacket, this boat and ferry running. Not only other parts of the Assam, Guwahati is the capital of the Assam. Daily, local boat running from Guwahati to Uttar Guwahati. Hundreds of local boat and ferry always moving from the Nimati Ghat of Jorhat to Majuli, because there is no alternative. They know it. They may be died any moment. Because always ferry, boat overloaded. For example, recent accident which was happening in the Dhubri, near Dhubri. Total ticket was sold 350. And without ticket, along with the mother and father, without ticket, many children. जी, आज भी सरकार अभी तक बता नहीं पाई है कि उसमें असल में कितने लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन क्या ये जो एरिया केवल और केवल परिवहन के लिए वाटर ट्रांसपोर्ट पर डिपेंडेंट है, वहाँ पर उसको रेगुलेट करने के लिए या उसको नियंत्रित करने के लिए कोई ऐसा लॉ कानून है? आप लोग क्योंकि इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी से जुड़े हुए हैं, क्या आप लोग का सीधा हस्तक्षेप वहाँ तक है? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये संभव नहीं होगा कि मैं पूरा होलिस्टिक गवर्नमेंट की तरफ से दूँ, बट इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से मैं अपने जवाब दे रहा हूँ। तो ये आपका कहना मैडम बिल्कुल सही है कि इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया डेवलपमेंट और रेगुलेशन ऑफ इनलैंड वाटरवेज एज सच के लिए बनाया गया था, मगर साथ ही साथ ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि फेरी सर्विसेज का संचालन संविधान के तहत स्टेट गवर्नमेंट के कार्यक्षेत्र में आता है। भारत सरकार के यूनियन गवर्नमेंट के कार्यक्षेत्र में फेरी सर्विसेज का संचालन नहीं आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कौन किसको करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, ये तो थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन इस संचालन में है क्या? उसका संचालन, उसका मैनेजमेंट, उसके रखरखाव की जिम्मेदारी जो लोग भी निभाते हैं, उस रखरखाव में क्या मुद्दे हैं, क्या नियम हैं, क्या रेगुलेशंस हैं? जी हाँ, देखिए, जितने भी इनलैंड वेसल्स चलते हैं, जो अंतर्देशीय जलयान चलते हैं, उनको एक एक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है, इनलैंड वेसल्स एक्ट 1917। हालांकि बहुत पुराना एक्ट है, लेकिन इसका समय समय पर इसके अमेंडमेंट्स होते रहे हैं, इसमें सुधार होते रहे हैं, और अभी हाल में 2007 में भी इसका अमेंडमेंट हुआ है। ये इनलैंड वेसल्स एक्ट मोटर व्हीकल एक्ट की तरह सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है, लेकिन इसमें पूरे इसके संचालन और इसके इम्प्लीमेंटेशन के अधिकार स्टेट गवर्नमेंट्स के पास हैं। और इसीलिए जितने भी जलयान
भारत में बनते हैं उन सब का रजिस्ट्रेशन, सर्वे सर्टिफिकेट, इवन उसमें जो मास्टर्स और ड्राइवर्स रहेंगे उनके कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट, ये सब कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट्स के ही अधिकार क्षेत्र में आता है जी। इसके अलावा फेरीज एज सच आर स्टेट सब्जेक्ट, तो सीधा हस्तक्षेप भारत सरकार का या भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का नहीं है जी। हम लोगों का काम है कि नेशनल वाटरवेज को डेवलप करना बेसिकली फॉर कार्गो ट्रांसपोर्टेशन अलोंग द वाटर। जी, कार्गो ट्रांसपोर्टेशन पर भी आपसे बात करेंगे। येचुरी साहब, जैसे अभी उन्होंने जिक्र किया मोटर व्हीकल एक्ट का। मोटर व्हीकल एक्ट में एक महत्वपूर्ण प्रावधान है कि आपकी गाड़ी अगर 15 साल पुरानी हो जाएगी तो उसको सड़क पर नहीं चलने दिया जाएगा। ऐसे और भी बहुत सारे रूल रेगुलेशंस हैं जिसको हम फॉलो करते हैं। यहाँ पर जो इनलैंड वेसल्स एक्ट है, इसमें क्या कमियां हैं और इन कमियों को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है? जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर देखने को आ रही है कि हादसे इसलिए हो रहे हैं कि उनको जो नावें हैं वो बहुत पुरानी जर्जर हालत में हैं, उनके रख रखाव को ठीक तरीके से नहीं देखभाल किया जा रहा है, उनके लाइसेंस देने में गड़बड़ियाँ हो रही हैं। बिल्कुल सही है ये बात, जैसे बताया गया खर्रे साहब ने कि ये कानून है बनाया हुआ 1917 का, तकरीबन 100 साल पुरानी। अब अफसोस की बात यही है कि ब्रिटिश हुकूमत जब यहाँ पे थी, उन लोगों ने जो कानून बनाए उसी के कई सारे कानून जो है वही लागू हो रहे हैं। पोस्टल एक्ट भी देख लीजिए हमारी, या आपको लैंड एक्विजिशन एक्ट भी देख लीजिए, ये सब उस ज़माने के थे। तो उस ज़माने की हालत और आज की हालत तो बिल्कुल अलग है। और इसके अंदर उस जमाने में जो कानून बनाए गए थे, दरअसल वो तो टैक्स वसूलने के लिए बनाए गए थे। वो कानून अपने लोगों की हिफाजत के लिए नहीं, लेकिन वो कानून बनाए थे कि उनकी रेवेन्यू कैसे बढ़ेगी। अब अपने देश जब आज़ाद होने के बाद इन सभी चीज़ों के अंदर फिर पुनर्विचार करके इन विधायकों के बारे में ध्यान देने की ज़रूरत थी। अफसोस से वो नहीं हुआ। ये एक क्षेत्र है सर, इसके लिए सुधारने के लिए बहुत सारे प्रयास हम लोग करते रहे हैं हमारे कमेटी की तरफ से पार्लियामेंट के अंदर, और उसी के चलते हुए अब नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर हुए। अब 5 डिक्लेयर हुए शायद जी सर, 5 और एक अभी प्रपोज्ड भी है, प्रपोजल पे है। नेशनल वाटरवेज के सब विधेयकों का जांच जो है हमारे कमेटी ने की। और इत्तेफाक की बात है, हमारी चेयरमैनशिप के अंदर ही इन सबको हमने जांच किया। और जिस नदी की बात आप अभी कर रहे हो ब्रह्मपुत्र के बारे में, वो नेशनल वाटरवे के रूप में जब दिया गया था दुबरी में, जहाँ पर ये लेटेस्ट एक्ट दुबरी में, आपको याद रखिए कि सिर्फ अभी जो बैशा बाबू ने बताया, मतलब वही बात एक ही नहीं है कि बिना वाटरवेज के वहाँ पर कोई और ट्रांसपोर्टेशन का चारा ही नहीं, वो एक वास्तविकता है। लेकिन अगर आप अपनी देश की इतिहास ही ले लीजिए, इस देश का विकास और यहाँ की सभ्यता का विकास बिना वाटरवेज के असंभव है। आपकी पूरा जो इंडो गैंजेटिक प्लेन है, जिसके अंदर आप कितने सदियों से जो सभ्यता संस्कृति जो मतलब उतार चढ़ाव में जो आई है, ये सब जुड़ी हुई है आपके वाटरवेज से। अब इस अहमियत को, अपने इतिहास को ही हम भूल रहे हैं जी। इतिहास को तो भूल रहे हैं, साथ साथ अगर हम इसको डेवलप कर सकें तो ये एक इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट का बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है। और ये मेजर माध्यम हो सकता है, और ये हमारा मानना है, हमारे कमेटी ने ये सिफारिशें दी है सरकार को। और ये जैसे दुबरी पोर्ट एक ज़माने में जब देश का बंटवारा नहीं हुआ था, पूरी की पूरे आपकी पूर्वी क्षेत्र में, पुराना बंगाल अगर आप देखेंगे, उस सब का लाइफलाइन था ये दुबरी पोर्ट और उसकी वाटरवेज। अब उसको एक इंटरनेशनल पोर्ट बनाने के लिए सिफारिशें भी की गई, 110 करोड़ रुपए भी सरकार ने दी, हम लोगों ने उसके ऊपर, लेकिन अभी तक वो काम पूरा नहीं हुआ जी। और अगर वो कनेक्टिविटी आपकी होती पूरा नॉर्थ ईस्ट के लिए नहीं, लेकिन अगर अपने गंगा को ही सही ढंग से ड्रेजिंग करके करते तो पुराना आपका पाटलिपुत्रा क्या है, आपका इंद्रप्रस्थ क्या है, मतलब ये सब जो बने हैं उसी वाटरवेज के चलते जी। तो एक तरह से आप ये कह रहे हैं कि जल परिवहन हमारी ऐतिहासिक विरासत रही है, लेकिन हमारी सरकारों का ध्यान उस तरफ नहीं गया। अरविंद, ये बताइए कि क्या हमारी सरकारों का ध्यान, एक तो ये कि ऐतिहासिक परंपराओं को ठीक तरीके से संजोने में नहीं रहा, दूसरा ये कि उस इलाके में अगर विकास होता तो शायद इस तरह के जल परिवहन और उसके संसाधनों को और बेहतर किया जा सकता था। देखिए अमृता जी, 2-3 बातें हैं। अभी जैसे सीताराम जी ने कहा, जो हमारी जो ऐतिहासिक परंपराओं का जहाँ तक सवाल है, तो पूरी दुनिया भर में बोट बनाने में हम लीड करते रहे हैं। खुद अकबर के पीरियड में अकेले इलाहाबाद से 10,000 से ज़्यादा नौकाएँ बनती थीं, और वो बहुत ही मजबूत नौकाएँ थीं, दूर दूर तक जाती थीं। दूसरी चीज़, पूरा ईस्टर्न पार्ट की जो कनेक्टिविटी थी, उत्तर भारत से लेकर पूरा ईस्टर्न इंडिया की,
वो ताम्रलिप्त बंदरगाह से होके जाता था। आगरा भी उस ज़माने में एक बहुत बड़ा जल परिवहन का तंत्र था, और इस पूरे इलाके का ताम्रलिप्ती बंदरगाह जो बंगाल का है वो सबसे मजबूत बंदरगाह था। अब हमारे साथ क्या दिक्कत है कि जो आज़ादी के पहले से ही जब से रेल लाइनें बनना शुरू हुई, वो बनी, सबसे पहली जो मजबूत रेल लाइन बनी है वो गंगा के किनारे किनारे बनी, तो उसने सबसे पहले वाटरवेज को प्रभावित किया। इसी तरह से बाकी और जगहों पर भी। दूसरा बड़ी बात किया कि जहाँ औद्योगिक क्रांति हुई थी जिन इलाकों में, मतलब यूरोप की बात कर रहा हूँ, वहाँ रेलवे कंपनियों ने यह देखते हुए कि उनके पास माल नहीं आ रहा है, उन्होंने पूरी की पूरी नहरें ही खरीद लीं, और इस तरह से वाटरवेज का 17वीं सदी के आखिर से 18वीं सदी के मध्य से आप समझ लीजिए जिस तरह सत्यानाश करना शुरू हुआ, उसका असर हमारे यहाँ भी पड़ा। तो ये स्थिति जो है ये एक तरह दुर्घटनाओं को से न्योता स्टेट देती गवर्नमेंट्स की अनदेखी भी चल रही है। आप तो स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा रहे हैं, आपकी तो सरकार रही है वहाँ पर। सुनिए, एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शिपिंग मिनिस्ट्री प्रेजेंट हियर, आई एम वेरी हैप्पी। Our main problem is always we are shifting to burden the state government. Here, our friend said it is the responsibility, act is there, but it is the responsibility of state government. But I want to know from our Mr. friend, Kharif, is there any monitoring system adopted by your ministry? We can't talk about the ministry. नहीं सर, Secondly, you have just given the act, but you are not looking after what is going on there. Act is there, but nobody is going to follow the act. I give you a small example. Which boat were took a tragic accident? Maximum capacity was 100 to 150 only. yes. And can you imagine? 350 tickets were sold. And many passengers was there without ticket. And parents carrying their children without ticket. बिल्कुल सर। So who was Because- the responsible for that? Actually, very frankly, negligence is the most worst responsible for this region. State government का responsibility है, simultaneously Union government का भी responsibility है. He is very right. Government of India has sanctioned 100 crores for the Dhubri port development. Yes, there is two waterways, national waterways in Assam. One is Dhubri, another is Shodia. But can you imagine for terminal building, for construction of the terminal building of the Dhubri port, to get the land, 5 years, Union Shipping Ministry is sitting, nothing has done. Because there is no, just a minute, listen to me. जी सर। I am from this region. हाँ, What is, हाँ. I know the tragic, what Yes, tragic yes, is yes, going yes. there. Because nobody, you pass the law only. You never look after what is going on there. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करने की वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल अपने प्राधिकरण के बारे में बता रहा हूँ सर। हमारे प्राधिकरण के हिसाब से सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को जो भी हम लोगों को टेक्निकल गाइडेंस देनी है तो हम लोग बिल्कुल देने हैं। रूल जो ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट के पास एक रूल है सर, जिस रूल का नाम है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ फेरीज रूल्स 1968, और इसमें कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो कि अगर मैं पुनः एक बार कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट ने जी सर। Somebody is not going to follow this rule. What you will do? नहीं, इसमें देखिए जी येचुरी साहब, येचुरी Yes. साहब। देखिए ये रूल्स बने हैं गवर्नमेंट ऑफ आसाम की तरफ से जो ये दिखा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर बात सही है, एक स्टेट गवर्नमेंटों के कुछ अधिकार हैं, सेंटर के कुछ रूल हैं। अब इन दोनों को मिलाकर ही तो देखना चाहिए सब चीज़ को। अब सवाल ये नहीं है कि कौन जिम्मेदार है कौन नहीं, लोग मर रहे हैं सच्चाई और यही है। सच्चाई ये है और वास्तविकता ये है कि बिना वाटरवेज को डेवलप किए हुए हमारे देश का विकास भी नहीं उस तरीके से नहीं हो सकता जितना हमारा क्षमता है, विकास का क्षमता है। और ये वाटरवेज सिर्फ वहीं पर नहीं, हम खुद मतलब अलग अलग सरकारें थी असम के अंदर, बंगाल के अंदर, अलग अलग पार्टियों के मतलब सरकारें थी, लेकिन जॉइंट डेलीगेशन आती थी, साथ लेकर हमने खुद प्रधानमंत्री के पास पहुंचे। हमने कहा कि हम सांसद हैं बंगाल से, आप सांसद हो आसाम से, हम दोनों राज्यसभा के सांसद हैं। तो अब हमने कहा कि भाई इसके बारे में कुछ करिए। अब देखिए, जैसे अब हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं, जैसे नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल। जी, अब नेशनल रोड्स का भी वही है, स्टेट का जिम्मेदारी है प्राइमरी, और उसके बाद सेंट्रल का रोल है। अगर नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल बन सकती है तो नेशनल वाटरवेज काउंसिल क्यों नहीं बन सकती है? अब ये बात हम रिकमेंड कर रहे हैं। एक नेशनल वाटरवेज कमीशन की ज़रूरत है जहाँ पर स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स भी हो, यूनियन सरकार की भी हो, और वो ये समस्याओं का हल करें।
क्योंकि ये समस्या नॉर्थ ईस्ट में तो गहरा तो है ही है डेफिनेटली। पूरा जैसे मैं पहले बता रहा था, अनडिवाइडेड बंगाल के अंदर वो लाइफलाइन था आपका वाटरवेज का। लेकिन किसी भी स्टेट में आप देखिए, दूसरा बात ये बननी चाहिए, उनके लिए कानून बनाइए। दूसरी बात ये है कि आपके ये बोट्स का और ये फेरीज का, अब देखिए एक अजीब और गरीब हालत हो गई है देश में कि जो भी विकास होगा वो होगा आपके पीपीपी, माने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। बिना उसके सरकार अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं ले रही। अब सरकारी एक संस्था है CIWTC, सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, अब CIWTC है। उस संस्था को आप वर्चुअली मार दिए हैं, खत्म कर दिए हैं। लेकिन ये CIWTC के पास आज भी देश में सबसे ज्यादा बराजस और सबसे ज्यादा फेरीज जो है वो आज उनके तहत है। उसको जो है आप किल कर रहे हो क्योंकि आप उसकी निजीकरण करना चाहते हो। अब निजीकरण करके आप नए नए प्राइवेट फेरीज को उनको ले आओगे अनरेगुलेटेड। अब जैसे बता रहे हैं 150 की कैपेसिटी, 350 टिकट बेचोगे, कौन उसके ऊपर अंकुश लगाएगा? क्या कानून, उसके लिए नए कानूनों की जरूरत है। जो एक संस्था है आपकी सरकार की, वो उसको आप यूज नहीं कर रहे हो। और इस तरीके की विकास जो पीपीपी की जो बात करते हुए चल रही है। तो आपने एक बेहद महत्वपूर्ण बात कही कि नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल की तरह से नेशनल वाटरवेज सेफ्टी काउंसिल क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए, और उसके तहत वाटर वेज से संबंधित जो भी दुर्घटनाएं हो रही हैं उसके ऊपर क्यों नहीं विचार विमर्श किया जाना चाहिए। क्यों नहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर इस तरफ ध्यान देती हैं कि आखिरकार हमारे लोग मारे जा रहे हैं और उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े क्या बताते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। तो आज हम बात कर रहे हैं देश में हो रही नौका दुर्घटनाओं की, और आखिर क्यों नहीं ध्यान है हमारी सरकारों का इस तरफ। आइए दिखाते हैं कि कितनी बड़ी नौका दुर्घटनाएं पिछले 5 सालों के दौरान हमारे देश में हुई हैं और उस पर आज तक लोगों का ध्यान नहीं जा सका है। बीते 2 सालों की अगर हम बात करें तो 30/4/2012 को धुबरी में यानी असम में ही 103 लोगों की मौत हुई बड़ी नाव दुर्घटना की वजह से। इसके अलावा 25/12/2011 को पुलिकट तमिलनाडु में 22 लोग मारे गए, और 2010 को अक्टूबर 2010 में दक्षिणी कोलकाता में 70 लोग मारे जा चुके हैं। ये बीते 2 सालों की बड़ी नाव दुर्घटनाओं के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। और ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि 2007 में 901, 2008 में 979 और 2009 में 984, 2010 में 760 लोग मारे जा चुके हैं नौका हादसाओं में। तो ये हादसों की एक वो तस्वीर है जिसकी तरफ आमतौर पे ध्यान नहीं जाता है। अरविंद सिंह, आप लंबे समय से इसको फॉलो करते रहे हैं और आप क्योंकि इस तरह के जल परिवहन पे किताब भी लिख रहे हैं, आपको क्या लगता है आखिर इतनी बड़े पैमाने पर हो रहे हादसों के बावजूद सरकारों का ध्यान जा क्यों नहीं रहा है? देखिए, सबसे पहले तो ये देखने की ज़रूरत है कि हादसे हो कहाँ रहे हैं। ये इनमें से जो ज़्यादातर जो हादसे हो रहे हैं, ख़ासतौर पर ये हादसे मानसून में होते हैं, मानसून के दिनों में जबकि बाढ़ें आई होती हैं। सबसे ज़्यादा नौका दुर्घटनाएं उस दौर में होती हैं। दूसरी दुर्घटनाएं होती हैं जो छुट-फुट करके 5 आदमी मर गए, 4 आदमी मर गए, कहीं मनरेगा के मजदूर मर गए, औरतें मर गई, बच्चे मर गए, किसी रिलीजियस स्पॉट पर जा रहे लोग, इस तरह से। ये बहुत रिमोट एरिया है, इनमें जो है लोगों का, सरकारों का भी ध्यान नहीं जाता। और मुआवजा में भी, यहाँ तो चूँकि असम का मामला था तो भी अगर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से 2 लाख और स्टेट की तरफ से 1.5 लाख, तो मिलाकर के हो गया 3.5 लाख जी। वहाँ जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, एक तो जो मीडिया में भी उनको महत्व नहीं मिलता है, कहीं छुटपुट आ गया कि 12 आदमी मरे, 15 मरे। बंगाल में भी जो लास्ट ईयर दुर्घटना हुई थी वो बड़ी दुर्घटना थी, उसको भी हमारे नेशनल मीडिया ने या चैनलों ने आमतौर पर ये नोटिस में नहीं लेते, दूर दराज होते। आपसे जानना चाहेंगे येचुरी साहब, अगर एयर हादसा होता है
तो उसमें 10 लाख 12 लाख तक के मुआवजे मिलते हैं। रेल हादसा भी होता है तो हमने देखा अच्छे कम से कम जीवन यापन के लिए मुआवजा मिलता है। लेकिन सबसे सुविधाजनक, सबसे सस्ता ये सवारी है, और जब हादसे होते हैं तो जान तो सबकी एक बराबर है, मुआवजा इतना कम क्यों मिलता है? ये बात तो बिल्कुल सही है, मुआवजा एक तरीके की मिलना चाहिए, और उसके लिए हमारा तो ये सेफ्टी काउंसिल की बात नहीं कि एक नियम बनानी चाहिए आपको, किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्यों ना हो। अब देखिए हवाई जहाज़ों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय नियम, अंतर्राष्ट्रीय नियम है कि कितना मिलना चाहिए या नहीं, और देश के अंदर बहुत बड़ा चर्चा हुआ था, हमारे कमेटी के सामने भी आई थी कि इंडिया को उसके अंदर ज्वाइन करना है, क्योंकि अगर ज्वाइन करेगी तो हमारे एयरलाइन कंपनीज जो है बहुत रेजिस्ट कर रहे थे, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय कानून है तो आपको ज्वाइन करना, वो कन्वेंशन था एक इंटरनेशनल कन्वेंशन, उसको ज्वाइन करना पड़ा। तो इस तरीके के अंतर्राष्ट्रीय कानून, अफसोस की बात यह है कि ना रेल के लिए ना आपके जल परिवहन के लिए है। लेकिन वो ना भी हो, देश के अंदर हमें एक बनाए, देश के अंदर हमें एक बनाए एक कॉमन पॉलिसी ऑफ कॉम्पनसेशन टू विक्टिम्स ऑफ एक्सीडेंट्स। जी, वो रेल हो या वो रोड हो या वो जल परिवहन हो, जी, हाँ, एक कॉमन स्टैंडर्ड होनी चाहिए। उसके लिए भी मतलब हमें लड़नी पड़ेगी। जी, मुआवजे की ही नहीं लेकिन उस सुविधाओं को बढ़ाने की भी बात है। सुविधाओं को बढ़ाने के लिए वैश्य साहब आपकी नज़र में क्या किया जाना चाहिए? देखिए, एक बात सुन लीजिए, रूट कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी एंड वाटरवेज कनेक्टिविटी। Government of India spent huge amount of money for the route connectivity. They have spent huge amount of money for the air connectivity. They are also spending huge amount for the railway connectivity. For waterways, they neglected like anything. Like JNRMU, Government of India come forward. They should give it sufficient money. They should announce some package. Cancelling this type of the old days, or they should introduce the modern ferry. तो आप ये कह रहे हैं फेरीज को नियंत्रित करने के लिए और उनको और ज्यादा सुविधा दिए जाने के लिए JNURM के तहत इसे लाने की जरूरत है? Union Urban Development Ministry इंट्रोड्यूस किया है JNRM. So Government of India through some mechanism introduced some the new scheme to not only in Assam, where water route transport is the only option. There's every route should be the new route and it should be financed by the Government of India. This is the short-term measure. And for the long-term measure, yes, 1200 kilometer river Brahmaputra is the 1200 kilometer running through the Assam, and there is only 3 bridges over the river Brahmaputra. If there will be sufficient bridge over the river Brahmaputra, this type of situation will not happen again. Dhubri, Jaleshwar, Mankasar to Dhubri, people of this region demanding for a river bridge in those areas for last several years. If there is a bridge, no this type of both tragedy has not happened. तो अब JNURM का भी एक दिक्कत है, बसिंग के लिए तो पैसे दे रही है केंद्र सरकार, सड़कें नहीं है, क्या करेंगे आप? नहीं, I have given the two options, short term and long term. Long term route connectivity and bridge connectivity. So what we are saying is that if you are helping in infrastructure, look at infrastructure holistically. अब ये नहीं कि आप पीसमील एफर्ट करेंगे, बसों के लिए पैसे दे दी स्टेट्स को, सड़कें लेकिन वो बसें चलेंगे किस पे? खड्डों पे चलेंगे तो बस भी बर्बाद होगी। अब लेकिन वो पैसा आप रोड पे खर्च नहीं कर सकते हो। अब ये अजीबोगरीब मसला है। तो जैसे अब देखिए, जैसे हमारी मतलब बचपन में बकिंगहैम कैनल हुआ करता था, जो नेशनल वाटरवे है, जिसका पूरा मेजर ट्रांसपोर्टेशन जो है साउथ इंडिया में मतलब वो वहीं से होती थी। गोदावरी पे हम मतलब वहाँ पे जिए हैं, मतलब वो तो जान और जहान है सबके लिए, मतलब उस प्रांत के लिए। लेकिन उसकी डेवलपमेंट ब्रिटिश वालों ने जो सर आर्थर कॉटन जो बनाए थे हैरिकेट, उसके बाद से कई सालों के बाद अब एक रेल कम रोड ब्रिज वहाँ पर बनी। तो इसका कहने का मतलब ये है कि सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है, ताकि सड़कें भी बनाई जा सके, नावें भी मुहैया कराई जा सकें, बसें भी चलाई जा सकें, और साथ ही साथ वहाँ पर रेल परिवहन की सुविधा को भी ठीक किया जा सके। तभी शायद इन इलाकों का भी विकास होगा और इन इलाकों में रहने वाले लोगों के सफ़र भी सुरक्षित होंगे। जस्ट एक छोटा सा पॉइंट, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि अभी भी सबसे
सेफ साधन वाटरवेज ही जी। हैं। केवल उसमें 2-3 चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे सबसे पहले नावें बढ़िया रहनी चाहिए, जैसे साहब ने बताया। दूसरा चीज़ उनके चलाने वाले अच्छे रहने चाहिए। तीसरा चीज़ ये है कि उनमें ओवरलोडिंग नहीं हो। मुझे जो आपके सिंह साहब की स्टडीज़ से पता चलेगा कि अधिकांश नावों में दुर्घटनाएं जो ओवरलोडिंग के कारण होती हैं, और साथ साथ ओवरलोडिंग और बुरा मौसम और उसी समय लोग बाग चल देते हैं बिकॉज ऑफ अपनी मजबूरी। इसके साथ साथ अगर साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन भी डेवलप हो कि इन चीज़ों को केवल इन चीज़ों को मॉनिटर कर सके, रोक सके, क्योंकि इसका वृहत्ता देखिए। रोड तो एक स्ट्रेट है, बट वाटरवे पूरी ब्रह्मपुत्रा 1200 किलोमीटर की किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट पे डिंगी लेके कोई जा सकता है। सो अगर बढ़िया से ऑर्गेनाइजेशन डेवलप है, और जैसा साहब ने बताया, और डेवलप करने के लिए पैसा और ऑर्गेनाइजेशन है, तो जरूर ये बहुत ही जी उत्तम खरे साधन साहब है। इस पर आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं देश में जल परिवहन की हालत की और कितना सुरक्षित है ये सफ़र। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। इसके अलावा हमारे साथ इन समस्याओं से जूझ रही वो जनता है जो अपने सवाल हमारे चारों मेहमानों से करेगी। तो जनता, आप में से कोई सवाल पूछना चाहता है? जी पूछिए। मैं आसाम का एक गांव से ओरिजिनली बिलोंग करता हूँ। श्रीहाती करके हैं, जो आसाम की नॉर्थ ब्रह्मपुत्र बैंक में है। तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ब्रह्मपुत्र से हम रिवर क्रॉस करते करते एक बार मैं एक हादसे में किसी तरीके से बच गया। दैट बोट वाज ड्रॉन। अगर एनफोर्समेंट अथॉरिटी ऑफ दैट स्टेट इनसाइड मैटर अगर स्टेट के पास है, तो स्टेट गवर्नमेंट को एनफोर्समेंट अथॉरिटी को डिफाइन करना पड़ेगा और उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। असम में एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट है, कॉल्ड इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट डायरेक्टरेट। तो वही होगा, बट उसको और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, नियम कानूनों को और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। तो वो सरकार करे, स्टेट गवर्नमेंट करे, और उसके बाद जितनी सपोर्ट की ज़रूरत है, मैं भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की तरफ से मैं बता सकता हूँ, उसमें टेक्निकल गाइडेंस, नियम कानून को और अच्छे से करना है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे करना है, जितना हम लोगों से संभव होगा वो उसमें देंगे। वीरेंद्र बैशी साहब, बनाने को तो वाटर पुलिसिंग के लिए भी सुविधा है, जीपीआरएस की भी सुविधा है, नाव के रेगुलेशन के लिए भी और उसके स्टैंडर्डाइजेशन के लिए भी सुविधा है, लेकिन एक्चुअली उसको जब जमीन पर इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो नहीं हो पाता है। वो कौन देखेगा और कैसे वो ये होगा? बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। एक कमिटी होने से कुछ फायदा नहीं होगा। कमिटी का जरूरत है, पर देयर शुड बी द मॉनिटरिंग सिस्टम। कमिटी बना के कोई मॉनिटरिंग नहीं करेगा, इससे कुछ फायदा नहीं होगा। रूल्स किताब में रहेगा, वास्तविकता में ये रूल्स लागू नहीं होगा। देयर इज नो मॉनिटरिंग सिस्टम, इट इज नोन टू एवरीबॉडी। ऑलवेज boats ferry were the overloaded, but who will control them? Because there is no any monitoring system. Law is there. So कुछ कमिटी बनाने से सिर्फ फायदा नहीं होगा। क्या पंचायतों को या जिला अधिकारियों को जो ये अधिकार दिए गए हैं कि वो इस तरह के फेरीज पर निगाह रखेंगी, नाव को लाइसेंस दिए जाने की उनकी जिम्मेदारी है, क्या वो फॉलो वहां पर नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। फेरी में कितना पैसेंजर उठा है? देखिए, इसका जवाब हाँ। फॉलो होने के कारण क्या है? कारण साधन कम है आपके पास। साधन कोई मैकेनिज्म नहीं। ओवरलोडिंग क्यों होती है? ओवरलोडिंग इसलिए होती है कि आपके पास बोट्स की कमी है, ना, और जो अभी संस्था आपकी है CIWTC, उसको जो है आप मार ही दे रहे हो। जो ना अब आप देखिए, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का दायित्व है कि वो बोट्स चलाए बिटवीन लक्षद्वीप और इंडिया एंड बिटवीन अंडमान एंड इंडिया। कितने साल पुराने हैं वो? और वो जो आज जो है वो सब एक्चुअली रद्द कर देनी चाहिए।
लेकिन वो बोट्स जो है वो ही चला रहे, वही पुराने चला रहे, और बेचारे अंडमान और लक्षद्वीप से वो एक बोट अगर वो नहीं चलता, और चलेगा भी नहीं, बुड्ढी बोट है, नहीं चलेगा भी नहीं, तो उनका और कोई माध्यम ही नहीं आने जाने के लिए। मैडम सुनिए एक बार, अरविंद जी एक मिनट, एक बात सुनिए। It is unfortunate this accident is happened. Only for that reason, accident is a tragic accident, is an unfortunate accident. But only for that reason we are sitting here, na. Otherwise nobody is discussing about this problem. एक बहुत महत्वपूर्ण मैं घटना बताना चाहूँगा। जब मांडवी नदी पर पुल नहीं बना था जो है गोवा में, उस समय उनकी फेरी सर्विसेज चलती थी जो है, और मैंने देखा है वहाँ ओवरलोडिंग को रोकने के लिए स्टेट अथॉरिटीज़ बाकायदा वहाँ रहती थी, और काफ़ी समय तक वो फेरी सर्विसेज जो है चली है वहाँ। और कभी भी मतलब वहाँ स्टेट से कोई न कोई सीनियर अधिकारी रहता था, इसके अलावा बोर्ड लगे हुए थे कि इससे ज़्यादा नहीं होंगे, और नियंत्रित करते थे। अगर कोई ज़्यादा हो जाता तो निकाल के बाहर करते थे, और वो फ्री सर्विसेज थी, ऐसा भी नहीं था कि कोई जो है। तो मुझे लगता है कि इस तरह से ज़रूर जो है कोई ना कोई अथॉरिटी अगर एक भी रहता है, जैसे कहा भी, यानी निगरानी इसी तरीके से हो सकती है। अदरवाइज तो आखिर में जो भी फेरी होगी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आदमी भर के जाना चाहेगा अपने घर पर, वहाँ नियंत्रण करने की जरूरत जी, है। आप सवाल पूछ रहे हैं। साहब, येसुरी साहब से एक रिक्वेस्ट है, आप दोनों पार्लियामेंटेरियन यहाँ है, जब आप शहर के कोई लोग मरता है, मतलब आपका कहना पहले जो आपने कहा है जैसे जहाज़ में मरने से, रेल में मरने से आदमी को मुआवजा ज़्यादा मिलता है, तो अभी जो गांव देहात किसान मरे हैं उनके लिए मुआवजा के बढ़ाने का मांग आप करेंगे? दोनों हाथ मिला के एक साथ। वही तो बात हम कह रहे थे, नियम वही तो कर रहे हैं भाई। हम यही तो हमारी पूरी लड़ाई तो यही है। एक शॉर्टेस्ट वे है, मैं बता रहा हूँ, निमाती से कोमलाबाड़ी, ये डिस्टेंस होगा ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 5 किलोमीटर, लेकिन विंटर के सीजन में सिल्टेशन की वजह से नावों को यहाँ से वहाँ जाने के लिए 3-4 घंटा टाइम लगता है नॉर्मल आवर्स में। ड्रेजिंग के लिए आप लोग क्या करते हैं और क्या किया है, और अभी आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं इनलैंड वाटरवेज में? हमारा प्राधिकरण है वो नेशनल वाटरवे 2 जो डिक्लेयर हुआ है ब्रह्मपुत्र रिवर। हाँ, ये वही मैं बता रहा हूँ, वही मैं बता रहा हूँ सर। हम लोगों का नहीं, बिल्कुल हम लोगों का प्राधिकरण जो है वो डुबरी से सदिया तक एक नेविगेशन चैनल बनाता है, करीब 45 मीटर चौड़ा, 45 मीटर चौड़ा और 2 से 2.5 मीटर गहरा। और उसका पर्पज़ ये है कि जितने लॉन्गिट्यूडनली हमारे जो स्टेशंस हैं वो कनेक्टेड रहें, और उसमें हम लोग हर 15 दिन में सर्वे करते हैं इन आवर लॉन्गिट्यूडनल चैनल, और उन सर्वेज में जहाँ जहाँ हमको लगता है कि डेप्थ कम होने वाली है वहाँ पर हम लोग ड्रेजिंग करते हैं, जिसके लिए 2 ड्रेजर ऑलरेडी हैं। It is your responsibility. नहीं तो बिल्कुल मैं तो बोल ही रहा हूँ, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी है नेशनल आपकी वाटर। रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आता। नेक्स्ट सवाल I'm just asking, why do we wait for an accident before or casualties to occur before deciding or that there should be a national safety council? I mean, it's obvious that there has to be a safety council for waterways as there is for air and all. येचुरी साहब, जनता की आवाज। जी बिल्कुल। I mean, we have been demanding a safety council. I mean, what is obvious often doesn't happen. You have to get that happen. Why should anybody die in this country out of hunger? But it happens. Now, therefore, the point is to fight for a system like that, and that's what we are trying to do. लेकिन देखिए, एक्सीडेंट देखिए 99 अगर 100 में से 99 ट्रेन अगर टाइम पे आती तो कोई बात नहीं करता, एक ट्रेन देर हो जाती तो उसकी चर्चा होती। न्यूज़ वैल्यू वो है। अनफॉर्चुनेटली ये भी न्यूज़ वैल्यू है कि अगर एयर क्रैश होता तो उसकी बात आती, ये इस तरीके की दुर्घटना कभी कभी जिक्र ही नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली बात ये है कि एक एक्सीडेंट के बाद हम सब लोगों के आंखें खुल दे कि ये देखने के लिए कि जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए। मैडम आपको याद होगा 80%, आपको ये बात बता दें, 80% लाइट हाउसेज जो है आज इस्तेमाल नहीं होते देश में। बिल्कुल, लाइट हाउस बने हुए सदियों से, ज़मानों से, लेकिन वो वाटरवेज डेवलप नहीं हुए। इसकी गुंजाइश है, यू रिक्वायर होलिस्टिक पॉलिसी, और उसके लिए आप हम लोग अपने स्टैंडिंग कमेटी की चर्चाओं में क्या इस मुद्दे को शामिल करना चाहेंगे? जी बिल्कुल शामिल करना चाहेंगे ही नहीं। हमने इन सवाल को पहले भी उठाया है, आप फिर उठाएंगे, और इन खासतौर पर ये क्योंकि इनलैंड वाटरवे से है, इनके सबके वाटरवे से हम यही सवाल पूछ रहे हैं लोगों को कि भाई कानून हम पारित किए हैं पार्लियामेंट में।
और लेकिन वो अभी तक वो कितना लागू हुआ नहीं हुआ उसके पीछे लगे हुए हैं हम ये पूछने के लिए, और इसके बारे में वैश्य चर्चा साहब, करेंगे। एक सवाल और है कि जैसे ये जो जलमार्ग की सुविधाएं, आपने कहा कि वहाँ पर रोड नहीं है, वहाँ पर सड़कें नहीं हैं और इसलिए लोग मजबूर हैं कि वो जल परिवहन का इस्तेमाल करें। क्या वहाँ पर पुल बनाने का कोई विकल्प तलाशा गया है? क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है या नहीं? Unless is necessary. There are lot of scope. River Brahmaputra over at least 20 bridges is required. There is only 3 bridges. If government of India will, they have the willpower. If they constructed the bridge, this problem will be solved. This is the courtesy of the government of India. They should think it seriously. But I like to give you an example. Can you imagine after independence to get only one bridge in the River Brahmaputra? People have to come to mass movement. After mass movement, we are getting the Saraighat bridge. This is the problem. Actually, very frankly speaking, ma'am, my region is very rich. Natural resources are God gifted. We produce crude oil. We have a vast water resource. We have a vast forest resource. We produce coal. And our tea is the world famous. जी, Before independence, Assam per capita income of Assam higher than any parts of the country. जी, Now our per capita, because after independence, our resources there, but we are not getting justice. जी। तो आज़ादी के बाद उस तरह से ध्यान भी नहीं गया है नहीं, सरकारों का। नहीं। लेकिन अरविंद, अगर सरकारें ध्यान दें तो शायद जो क्रिमिनल तत्व इस तरह की चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे हैं उनको भी रोका जा सकेगा। देखिए, जितनी भी नदियां हैं हिंदुस्तान में, उनमें मतलब जो बड़ी नदियों में जो गिनी जाती है उसमें सब में नौवहन कहीं ना कहीं होता है, चाहे छोटे से 40 किलोमीटर में हो, कहीं 50 किलोमीटर में, लेकिन ये हो रहा है। बहुत ऐसी नदियाँ जिनके बारे में लोगों को मालूम भी नहीं, जैसे चंबल नदी है, देखने में पता लगता है कि कहीं है ही नहीं वो, लेकिन बहुत सारे इलाकों में वहाँ भी बहुत सारे माफिया एलिमेंट, उनकी एक्टिविटी चलती है। 2003 में जो एक अंतर्देशीय जल परिवहन नीति बनाई गई, उसमें कहा गया है एक ही लाइन में कि जो हमारा इनलैंड वाटरवेज के जो सेफ्टी रिकॉर्ड है वो बहुत ही ख़राब है। एक बात बिल्कुल बाकायदा कहा गया है। और आज़ादी के बाद जब जब सारे मंत्रालयों के जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हुए, उसमें ये कहा गया कि समन्वित विकास करना होगा, रेल को उसके साथ जोड़ना होगा। अभी मेजर पोर्ट्स की जो कमेटी थी उसमें भी एक बात कही है चूरी साहब ने कि जो हमारे जो मेजर पोर्ट्स है उनका इनलैंड वाटरवेज के साथ प्रॉपर कनेक्टिविटी होनी चाहिए। इससे क्या है कि जब आप ज़्यादा गतिविधियों को विस्तारित करेंगे, लोगों का ध्यान भी बढ़ेगा और तब ज़्यादा सेफ्टी रिकॉर्ड ज़्यादा होगा। तो इसीलिए स्टेट और लोग और मीडिया सब लोग ध्यान देंगे। अगर मान लीजिए कोई एक बड़ा जलयान है जो कि टूरिज्म पर्पज से आप चला रहे हैं, अगर वहाँ कुछ होता है तो मुझे लगता है कि इस तरफ सरकार को एक समन्वित प्रयास। एक आखिरी सवाल आप पूछना चाहते हैं? जी जी, मेरा सवाल बस इतना है, जैसे कि आपने कहा कि केरला इंसिडेंट के बाद वहाँ पे स्ट्रिक्टली रेगुलेशंस फॉलो किए गए थे कि वहाँ पे लाइफ जैकेट्स होने चाहिए। तो अगर उस जगह पे हुए हैं तो वाटर इज द वाटर सेम एवरीवेयर, इज सेम, एक्सीडेंट कैन हैपन एनीवेयर। तो अगर एक जगह पे स्ट्रिक्टली रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं तो बाकी जगहों पे सेम चीज़ को क्यों फॉलो नहीं किया जा रहा है? इम्प्लीमेंटेशन किसके जिम्मेदारी है? वहीं पर सवाल आ जाता है। सेंटर कहती है कि स्टेट का जिम्मेदारी है और ये स्टेट का है जिम्मेदारी। अब लेकिन अब उसको लागू करवाने के लिए कौन है जो स्टेट के पीछे पड़ेगा और उसको लागू कर, यही तो है कि। लेकिन उसके अलावा एक और भी महत्वपूर्ण बात है कि अगर जनता जागरूक रहे अपने अधिकारों के प्रति तो कम से कम वो सरकारों से अपने हक की मांग तो कर सकती है। सवाल तो वो है जी। अगर आप लोग सब उठकर अगर कहे सरकार को कि भाई ये है कानून, बिना लाइफ जैकेट के ये फेरी नहीं चल सकता, 150 की कैपेसिटी है, 150 लाइफ जैकेट कहाँ पे है? अगर एक बार ये डिमांड जनता से आएगी तो वो जो फेरी जो चला रहा उसको मजबूर करेंगे आप कि उसको लगवाइए। जी देखिए सीताराम जी, एक ही प्रॉब्लम है। देखिए पैसेंजर 1000, ओनली 2 फेरी। वही तो साधनों की वो जो बात है, साधन की कमी है तो हो गए। अब लाचारी में लोग कहेंगे जी अनसेफ है, लेकिन अब जाना ही है, क्या करें? घर नहीं जाने कहाँ रुकेंगे? डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आपने रैपिड एक्शन फोर्स रेडी किया है, इसका तनख्वाह भी दे रहा है, और इनको क्या डिस्प्यूट रखना है ना दुबड़ी भेजना है। ये इंसिडेंट के बाद 2 दिन के बाद वहाँ पहुँचे हैं जो रैपिड एक्शन फोर्स का लोग है। इससे पहले तो गाँव वाले देहात वाले उसको उठाया है। अरविंद जी, आप कुछ जवाब देना चाहेंगे इनका? नहीं, देखिए, जहाँ तक डिजास्टर मैनेजमेंट की बात है, ये सही है कि जो नदियों में जितनी दुर्घटनाएं होती हैं, इवन बंगाल में जो दुर्घटना हुई थी पिछले बार, बहुत देर से पहुँचे हैं। जो केरल में जो दुर्घटना हुई थी, इस पर हाई कोर्ट का जो आदेश आया है, वहाँ भी
देरी से ही पहुँचे हैं। तो अभी जो जल परिवहन है वो डिजास्टर मैनेजमेंट के किसी बड़े एजेंडे में नहीं है, जबकि जब डिजास्टर की बात करते हैं तो बाढ़ भी एक डिजास्टर है जी। सबसे ज़्यादा जो हादसे होते हैं, देखिए कोसी का पिछले बार जो हादसा हुआ वो इतना बड़ा जो है, अचानक एक आपदा आ गई है। तो निश्चित तौर पर जो बाढ़ें हैं, बाढ़ों के लिए जो नौकाएं रखी जानी चाहिए और जो चीज़ें करनी चाहिए, वो मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। घाघरा के आसपास इतनी भारी प्रलयंकारी बाढ़ें आती हैं, लेकिन मैं अभी विजिट करके इलेक्शन में जब आया हूँ, अभी बता रहा हूँ, अभी की फरवरी महीने में, तो जो स्टीमर्स वगैरह थे वो ऐसे बुरे हालत में सर पड़े हुए थे कि जिनका जैसे लग रहा है कि अब जबकि मालूम है कि बाढ़ आने वाली है और बाढ़ के बाद उनको आपदा नियंत्रण में उनको राहत के काम में मदद आएगी, तो निश्चित तौर पर अभी जैसे बातें हुई। दूसरा सर, एक मामले में एक आखिरी में मैं सुझाव ये देना चाहता हूँ कि ये बात जरूर होना चाहिए कि नदी के किनारे के रहने वाले लोगों को अनिवार्य रूप से तैराकी की ट्रेनिंग देनी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे दुर्घटनाओं में देखा है जो लोग तैराकी जानते हैं वो तैर के किसी तरीके से बच जाते हैं। तो ये होना चाहिए जो है इसमें। कुल मिलाकर ये हमने इस चर्चा में सामने आई कि नदियां और पानी जो लोगों को जीवन देती हैं, वो इन हादसों के बाद एक तरह से लोगों की कब्रगाह बन जा रही हैं, और सरकारों की उदासीनता की वजह से शायद इसकी तरफ आमतौर पर ध्यान भी नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर हमारे मेहमानों ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया। उनका ये कहना था कि नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल की तरह से नेशनल वाटरवेज काउंसिल बनाया जाना चाहिए, और तब जाकर शायद इस तरह के हादसों को रोकने में मदद मिले और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। आप मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। येचुरी साहब आपका भी धन्यवाद, खरे साहब आपका, वैश्य साहब आपका, और अरविंद जी आपका भी बहुत बहुत। I am belongs to the northeastern region. I am really thankful for the Rajya Sabha TV because you are taking a very important issue today, because this accident has not got too much national focus. I hope it will be get more coverage. जी, और उम्मीद ये करेंगे कि इस बहस के बाद कम से कम सरकारों की उदासीनता दूर होगी और आप लोगों के सुझावों को जरूर शामिल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपकी, ये हमारे सुझावों को शामिल करेंगे। नहीं, हमें भी कुछ नए बातें जो है, आइडियाज़ जो है यहीं पर जो आई है, जैसे ये वाटर सेफ्टी काउंसिल की, जैसे अब इन चीज़ों की प्रयास हम जरूर करेंगे। राज्यसभा टीवी के लिए बहुत धन्यवाद। तो आप सभी लोगों का हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते नए मुद्दे, नए सुझावों के साथ फिर हम हाजिर होंगे सरोकार के नए एपिसोड के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।